कहानी है हमारे हीरो लिन फेई की, जो कि दुनिया को तबाह करने आए हुए डीमन एम्परर के साथ फाइट करते हुए खुद को सेक्रीफाइस कर देता है ताकि वो ह्यूमन वर्ल्ड को प्रोटेक्ट कर सके। दूसरी बार लिन फेई की जब आंखें खुली तो किसी और की बॉडी में ही रीइंकार्नेट हो गया था, जो कि लिन फेई के पास ओल्ड मेमोरीज थी। इसलिए इस बार वो वर्ल्ड का पावरफुल कल्टीवेटर बनने के सफर पर निकल जाता है ताकि वो डीमन एम्परर से अपना बदला ले सके। सो अब बिना वक्त जाया करे इस वीडियो को शुरू करते हैं। की शुरुआत में हमें डीमन बैटलफील्ड दिखाई जाती है, जहाँ पर डीमन एम्परर एक फॉर्मेशन में ट्रैप था और हमारा हीरो लिन फेई कुछ स्पेल लिखते हुए हमें बताता है कि मैं एक टाइम ट्रैवलर हूँ और मेरी इस दुनिया का नाम है लियो फूवर्ड और यहाँ पर मैं कविताएं लिखने के बजाय और कुछ कर नहीं पाया। जब मैं स्कूल में था तब मैंने 50 पोएम लिखी थी और समहाउ मेरी पोएम स्वॉर्ड इंक्वायरी सेक के लीडर के पास उड़ते हुए पहुँच गयी। वो हमारे स्कूल के पास से ही गुजर रहे थे। उन्हें वो कविताएं इतनी पसंद आई कि उन्होंने तुरंत ही मुझे अपना डिसाइपल बना लिया। लेकिन अगले दिन मुझे बताया गया कि मैं तो ब्रोकन मेरिडियन के साथ पैदा हुआ हूँ, यानी मैं कभी भी ना कल्टीवेट कर पाऊंगा और ना ही कुछ बड़ा अचीव कर पाऊंगा। इसी वजह से मुझे स्वॉर्ड कलेक्शन पवेलियन में भेजा गया। वहाँ पर मैं किताबों को मैनेज करता था। वेल, ये मेरे नए बने मास्टर का डिसीजन था। वो मुझे सेक्ट से निकालना नहीं चाहते थे। कुछ समय बाद ही वहाँ पर मेरे कुछ दोस्त बने और मैं उनके साथ काफी ज्यादा खुश था। लेकिन वो सुनहरे दिन ज्यादा समय तक टिक नहीं पाए क्योंकि हमारी दुनिया पर डीमन एम्परर ने अटैक कर दिया। चारों ओर तबाही मच गई। डीमन एम्परर हमारी दुनिया पर कब्जा करना चाहता था। इसीलिए मेरे मास्टर और स्वॉर्ड इंक्वायरी सेक्ट के कई सारे डिसाइपल डीमन के साथ जंग करने चले गए। मेरे पास कोई पावर्स नहीं थी, जिस वजह से उन्होंने मुझे अकेला ही छोड़ दिया ताकि मैं सेक्ट में महफूज रह पाऊं। लेकिन डीमन एम्परर के साथ हुई जंग में स्वॉर्ड इंक्वायरी सेक्ट के सभी लोग मारे गए सिवाय मेरे, क्योंकि मैं एक लूजर था। जिसके बाद लिन फेई एक नोट लिखता है। वो कह रहा था कि जिसे भी ये मेरी विल मिलेगी उससे हमारी स्वॉर्ड इंक्वायरी सेक्ट का खास ट्रेजर यानी कि 7 सीक्रेट वर्ड्स मिल जाएगा। मैं मेरे सेक्ट के ट्रेजर को पास डाउन करना चाहता हूँ। जिसके बाद वो अपनी मैजिकल पावर्स का यूज करके उस ट्रेजर को सीक्रेट जगह पर भेज देता है। अब वो डीमन एम्परर से कह रहा था कि यही तुम्हारा अंत है। जिसके बाद लिन फेई ने सेलेस्टियल बुद्धाजिस टेक्निक को एक्टिवेट कर दिया। इधर डीमन एम्परर कह रहा था कि तुम्हारे जैसे मॉर्टल में इतनी हिम्मत कहाँ से आ गई कि तुम मुझे जला पाओ। मगर लिन फेई की खास टेक्निक की वजह से डीमन एम्परर बर्न होना शुरू हो जाता है। लिन फेई उससे कह रहा था कि मेरे पास खुद की पावर्स नहीं है, लेकिन तुमने जितने भी वॉरियर्स को मारा है वो इसी बैटलफील्ड में दफन थे। मैंने उनकी नफरत को एज ए फायरवुड यूज किया है और हमारी इस दुनिया को फर्नेस बनाया और अब मेरा सोल बनेगा इस आग को भड़काने वाला ट्रिगर। इस आग के सामने तुम्हारे जैसा पावरफुल एम्परर भी टिक नहीं पाएगा। जिसके बाद वो एम्परर पर आग बरसाना शुरू कर देता है। एम्परर लिन फेई से कह रहा था कि तुम्हें इस दुनिया के तौर तरीके मालूम नहीं, तुम मुझे मार के बहुत बड़ी गलती कर रहे हो। लेकिन इधर लिन फेई की बॉडी में भी आग लग गई थी। वो अपने मास्टर को याद करके कहता है कि मैंने ये कर दिखाया। दरअसल लिन फेई ने डीमन एम्परर को खत्म करने के लिए खुद को सेक्रीफाइस कर दिया। तो ये थी हमारे हीरो की प्रीवियस लाइफ। अब वो दोबारा से रीइंकार्नेट हो जाता है। वो अपनी उसी बॉडी और उसी नाम के साथ पैदा हुआ था, मगर अब वो 3000 सालों बाद यानी कि फ्यूचर में आ गया था। लिन फेई देखता है कि वो तो स्वॉर्ड कलेक्शन पवेलियन में बेहोश पड़ा हुआ था। वो कहता है यार मैं तो अभी भी मर गया था ना, फिर मैं यहाँ पर कैसे आ गया। जिसके बाद वो अपने हाथ में मौजूद बुक को ओपन करता है। उसमें भी लिन फेई के आखिरी अल्फाज दर्ज थे, जिसे देखकर और ज्यादा कंफ्यूज हो गया। और तभी वहाँ पर टियानशिंग पिक का डिसाइपल सॉन्ग टियानशिंग पहुंच जाता है। वो हंसते हुए कह रहा था कि लिन फेई तुम्हारी इतनी हिम्मत कैसे हुई ये किताब पढ़ने की। सॉन्ग टियानशिंग को देखते ही लिन फेई को डीमन एम्परर की याद आती है। ये बंदा सेम टू सेम उस डीमन एम्परर जैसा ही दिखता था। अब लिन फेई से कहता है कि मुझे बताए तुम इतनी आसानी से ये बात कभी नहीं मानोगे कि तुम मेरी घोसलेयर स्वॉर्ड से 2 बार हार चुके हो और तुम यहाँ पर 3 स्लेयर एंड 5 डिस्ट्रॉयर टेक्निक पढ़ रहे थे, जिसे पढ़ने की तुम्हें परमिशन नहीं है। इस बुक को पढ़ने की पनिशमेंट है 10 साल कैद या फिर तुम्हें सेक्ट से बाहर भी निकाला जा सकता है। लेकिन लिन फेई का पूरा ध्यान तो उस बंदे की शक्ल पर था। वो दिल में ही कह रहा था कि मैंने अपने हाथों से डीमन एम्परर को खत्म कर दिया था, शायद उसने भी मेरे जैसा पुनर्जन्म लिया है। इधर टियानशिंग कह रहा था कि तुम मेरे सामने कभी भी कम्पीट नहीं कर सकते। वेल, मेरा मुकाबला करने के लिए तुम्हें एक और जन्म लेना होगा। जिसके बाद जोर जोर से हंसते हुए लिन फेई का मजाक उड़ाने लगता है। मगर तभी वहाँ पर लिन फेई की सोल रिमेन्स पहुँच जाती है। वो टियानशिंग को मारने की बहुत कोशिश करती है, लेकिन बेचारी वो सोल उसे टच भी नहीं कर पाती और ना ही लिन फेई के अलावा इस रिमेन सोल को कोई देख पा रहा था। इधर टियानशिंग कहता है कि लिन फेई शायद तुम मुझसे बहुत डर गए हो, तो बताओ क्या तुम मेरे पाँव में गिर के मुझसे भीख मांगोगे कि मैं इस इंसिडेंट को रिपोर्ट ना करूं? देखो अगर तुम ये भी करोगे तो भी मैं तुम्हारी एक नहीं सुनूंगा। लिन फेई उसकी बातें सुन के थोड़ा सा
ज्यादा कंफ्यूज हो गया था। इधर टियानशिंग कहते जरा 1 मिनट रुकना, तो शायद मैंने जो बातें दिल में कहनी थी वो जोर से बोल दी। दरअसल मैं ये सोच रहा था कि तुम मेरे सामने नील करके कहोगे कि प्लीज टियानशिंग मेरी कंप्लेंट मत करो, और मैं तो तुम्हें गुस्से में मना कर दूंगा, जिस वजह से तुम जोर जोर से रोते हुए कसम खाओगे कि तुम आइंदा से ऐसी कोई गलती नहीं करोगे। जिसके बाद मैं तुम पर थोड़ा सा रहम करके तुम्हें 1-2 अच्छी बातें सिखा दूंगा, जिन्हें सुन के तुम मेरा शुक्रिया अदा करोगे, लेकिन फिर भी मैं तुम्हारी शिकायत जरूर करूंगा। वाह, कितना मजा आएगा इसमें। दरअसल टियानशिंग जो बातें हुई भी नहीं उन्हें इमेजिन करके खुश होता है, और उसकी बेवकूफों वाली हरकतें देखकर लिन फेई खुद से ही कह रहा था कि इस पागल की शक्ल बस डीमन एम्परर से मिलती है, बाकी इस बंदे में अकल तो जरा भी नहीं। तभी टियानशिंग उससे कहते हैं कि अरे मेरा मुंह के देख रहे हो, चलो जल्दी से माफी मांगो। जिसके बाद वो लिन फेई पर हमला कर देता है, मगर लिन फेई ने एक ही पाम अटैक में उसे दूर कर दिया। अपनी पावर्स देखकर लिन फेई काफी ज्यादा शॉक हो गया था, क्योंकि अब वो कल्टीवेट कर सकता है। और तभी उसकी सोल आकर उसे इशारों में बताती है कि इस बंदे की पिटाई कर दो, मगर वो सोल बात नहीं कर सकती थी, जिस वजह से वो बस इशारों पे ही काम चला लेती है। लिन फेई उससे कहता है ठीक है, चलो अब मुझे भी अपनी पावर्स को टेस्ट करने का मौका मिलेगा। इधर टियानशिंग अपनी स्वॉर्ड निकालने वाला था कि तभी लिन फेई उससे कहता है कि बस 1 मिनट रुक जाओ, तुम्हें ये किसने बोला कि मैं यहाँ पर स्वॉर्ड टेक्निक चुराने आया था। जिस पर टियानशिंग कहता है बाप रे कितने झूठे हो तुम, ये देखो ये टेक्निक की बुक अभी भी तुम्हारे हाथ में पड़ी है। तो लिन फेई कहता है ये बुक, अरे भाई मैं तो यहाँ से गुजर रहा था और गलती से मेरी इस बुक को ठोकर लग गई, अभी नीचे पड़ी थी तो मैंने सोचा इसे उठा लूं, और उतने में तुम टपक गए। मुझे एक बात बताओ, क्या तुमने कभी गलती से किसी चीज को ठोकर नहीं मारी है? बड़े आए बात करने वाले। मगर टियानशिंग कह रहा था ना ना तुम तो झूठ बोल रहे हो। जिस पर लिन फेई कह रहा था कि देखो भाई, मुझे तुम्हारे जैसे लूजर को हराने के लिए कोई टेक्निक सीखने की जरूरत नहीं, बस तुम्हें लगता है कि तुम्हारी घोंसले टैक्टिक बहुत ज्यादा खास है, लेकिन मेरे लिए तो ऑर्डिनरी है, इसलिए मैं तुम्हें हराने के लिए एक अबेंडन बुक क्यों पढ़ूंगा जिसे पढ़ने की मुझे इजाजत नहीं है। और हाँ, एक बात तो मैं तुम्हें बताना भूल ही गया, देखो तुम्हें हराने के लिए मेरी सेल्फ नरिशिंग सोड ही काफी है, और ये बात मैं अभी साबित कर दूंगा। जिस पर वो बंदा कह रहा था कि ये क्या मजाक लगा के रखा है, क्या तुम इस बेसिक सोड से मेरे घोंसले और जो कि सबसे खास सोड है उसे हरा पाओगे? वेल वेल ये तो इम्पॉसिबल है। जिस पर लिन फेई कहता है कि भाई मजाक मैं नहीं बल्कि तुम कर रहे हो। जिसके बाद वो दिल में ही कह रहा था कि मेरे पुराने सोड इंक्वायरी सेक्ट में सेल्फ नरिशिंग सोड का यूज ग्रेट बैटल्स में किया जाता था, तो मेरी तलवार इतनी भी बेसिक नहीं जितना ये बंदा सोच रहा है। जिसके बाद उस बुक को टियानशिंग की तरफ फेंकते हुए कह रहा था कि शायद तुम मेरे साथ फाइट नहीं करना चाहते, चलो फिर मैं भी अपना वक्त जाया नहीं करूंगा। तो टियानशिंग कहता है ना ना तुम यहाँ से नहीं जा सकते, चलो अब हम फाइट करेंगे, लेकिन एक बात याद रखो, अगर आज तुम्हें मुकाबला हार गए तो तुम्हें बाहर जाके सबको बताना होगा कि मैंने तुम्हें हरा दिया, ताकि सेक्ट के सभी लोगों को ये बात पता चले कि मैं कितना ज्यादा पावरफुल हूँ। तो लिन फेई अपनी सोड निकाल कर उसे घुमाते हुए कह रहा था कि चलो यार आ जाओ, वैसे भी मेरे पीछे बहुत काम है, मैं यहाँ पर टाइम वेस्ट नहीं कर सकता। ये सुनकर सॉन्ग टियानशिंग ने अपनी सोड बाहर निकाल ली थी। वो कह रहा था कि स्पिरिट नरिशिंग रेल्म के बंदे कभी भी इस अटैक को झेल नहीं सकते, और तुम तो बस फाउंडेशन बिल्डिंग स्टेज पर हो, मेरे ख्याल से तुम तो सीधा ऊपर चले जाओगे। जिसके बाद वो लिन फेई पर हमला करना शुरू कर देता है, मगर लिन फेई बड़े ही मजे से उसके अटैक को डॉज करते हुए सीधा सॉन्ग के गले पर अपनी तलवार लगा देता है। तो सॉन्ग उससे डरते हुए कह रहा था कि तुमने किसी और ही टेक्निक का यूज किया है, ये सेल्फ नरिशिंग सोड तो बिल्कुल नहीं। जिस पर लिन फेई कहता है अबे अकल के अंधे, ये सेल्फ नरिशिंग सोड की 36वीं मूव है, और अगर सीनियर टियानशिंग को इस बारे में पता नहीं तो उन्होंने जरा सी किताबें पढ़ लेनी चाहिए। मैंने तुम्हारी 3 स्लेयर एंड 5 डिस्ट्रॉयर टेक्निक कभी कॉपी नहीं की, और अगर मुझे तुम्हारी टेक्निक सीखने का मौका भी मिले तो मैं उस मौके को लात मार दूंगा, क्योंकि मेरे ख्याल से तुम्हारी टेक्निक बहुत बोरिंग है। जिसके बाद लिन फेई वहाँ से चला जाता है, और उसकी सोल रिमेन भी टियानशिंग को टेढ़ा मुंह करके वहाँ से भाग जाती है। इधर टियानशिंग ने वाकई किताबें पढ़ना शुरू कर दिया था, ताकि वो लिन फेई के झूठ को सबके सामने ला पाए। अब हमें रात का सीन दिखाया जाता है। लिन फेई उस सोल के साथ बातें कर रहा था, वो उससे पूछता है कि बताओ क्या ये बॉडी तुम्हारी है? जिस पर वो सोल इशारों में ही बताती है कि हाँ हाँ ये तो मेरी है। तो लिन फेई उससे कहता है कि तुम्हारी मौत कैसे हुई ये बताओ, मैं तुम्हारी बॉडी में रिबॉर्न कैसे हो गया? तो वो सोल उसके माथे पर टच करके उसे अपनी मेमोरी शो करती है, जहाँ पर सॉन्ग टियानशिंग उसे हर रोज हराया करता था। लिन फेई दिन भर प्रैक्टिस करने के बाद रात के समय पवेलियन से किताबें चुरा कर लाता। वो ऐसी किताबें पढ़ता जो हायर कल्टीवेटर्स के लिए हो। देखा जाए तो ये किताबें लिन फेई को पढ़ने के लिए अलाउड नहीं थी, मगर फिर भी वो किताबें पढ़ के खुद को घायल करता रहा। अब उसकी सारी हकीकत जान के लिन फेई थोड़ा सा हैरान हो गया था। वो सोल से कह रहा था कि यार तुम तो रात में जाकर पढ़ाई करने से मारे गए। जिस पर वो सोल कहती हाँ
और फिर वो जोर जोर से रोने लगती है। लिन फेई को इस बात का ताज्जुब हो रहा था कि कोई पढ़ने से कैसे मर सकता है। साथ ही वो ये भी समझ गया था कि वो टाइम ट्रेवल करके सोड इंक्वायरी सेक्ट में आ गया है, लेकिन फिर भी उसे और कुछ चीजें क्लियर करनी थी। इसीलिए वो अपने जेट टोकन को ओपन कर देता है और उसे पता चला कि लिन फेई ने जो ट्रेजर छुपा के रखा था वो अभी तक किसी के हाथ नहीं लगा। तो तुरंत ही अपनी बॉडी की एप्टीट्यूड यानी कि नेचुरल एबिलिटी को चेक करता है, जिसके बाद वो सोल पर अचानक से चिल्ला रहा था। वो कहता है, बेवकूफ, तुमने फाउंडेशन बिल्डिंग स्टेज पर 10,000 सोड टेक्निक की प्रैक्टिस की थी। यार तुम्हारा दिमाग क्या घास चरने गया था जो तुम ऐसी गलती कर बैठे। जिसके बाद हमें उस सोल ने की हुई सारी गलतियाँ दिखाई जाती है। एक दिन वो अपने मास्टर से कह रहा था कि मास्टर, ये 10,000 सोड टेक्निक बहुत ही ज्यादा अमेजिंग है, मुझे इसे सीखना होगा। जिस भी बंदे के पास ये टेक्निक होगी वो महान कल्टीवेटर बनेगा। तो मास्टर उसे प्यार से हंसते हुए कह रहे थे कि बच्चे चलो मुझे एक बात का जवाब दो। देखो, एक सोड टेक्निक सीखने में एक मास्टर को लगभग 10 साल लग जाते हैं, तो बताओ इस 10,000 टेक्निक को सीखने में कितना वक्त लगेगा। अब लिन फेई इसका जवाब दे पाई इससे पहले ही मास्टर ने उस किताब को फेंक दिया था, मगर फिर भी लिन फेई ने उस टेक्निक को मास्टर करने की कोशिश की और इसी के चलते वो मारा गया था। अब वो सोल लिन फेई को बताती है कि देखो, मैं हमेशा कमजोर बन के नहीं रहना चाहता था और इसी चक्कर में मैंने उस टेक्निक को सीखने की कोशिश की थी। और तभी लिन फेई को उस टोकन के अंदर मौजूद अपनी विल मिल जाती है। वो कह रहा था कि अगर शुआनबिंग केव में वो ट्रेजर अभी भी मौजूद है तो मेरी सारी प्रॉब्लम सॉर्ट आउट हो जाएगी। वो सोल भी उस मैप को देख रहा था कि तभी उसकी बॉडी धीरे धीरे गायब होना शुरू हो जाती है। हालांकि वो सोल लिन फेई से दूर नहीं जाना चाहती थी, मगर वो तो बस सोल का रिमेंस था, जिस वजह से वो डस्ट बन के गायब हो जाता है। इधर लिन फेई कह रहा था कि अब शुआनबिंग केव में जाना थोड़ा सा चैलेंजिंग होगा, मगर कुछ भी करके मुझे उस केव में जाना होगा। और तभी एक सोड बड़ी ही तेजी से उसके कमरे में आ जाती है, जिससे लिन फेई बाल बाल बच गया था। तो तुरंत ही कैंडल बुझाकर छुप जाता है। दरअसल लिन फेई के घर के सामने एक शराबी कल्टीवेटर आ गया था। वो युवान नाम की लड़की को घर से बाहर बुलाता है। वेल, इस बंदे का नाम था ली चुन और ये मुजियान पिक का डिसाइपल है। वो युवान से कह रहा था कि चलो अब जल्दी से बाहर आ जाओ, मैं तुम्हें घुमाने ले जाना चाहता हूँ। उसके साथ यांग नाम का बंदा था और ये ली चुन को संभालने की कोशिश करता है। और तभी ली चुन को पता चल गया कि उसकी सोड तो मिसिंग है, मगर वो सोड लिन फेई के पास थी। अब लिन फेई उस तलवार को चेक करते हुए कह रहा था कि आजकल के डिसाइपल बहुत बिगड़े हुए हैं, उनमें तहजीब नाम की चीज ही नहीं, ये लोग शराब पीकर दूसरों को तंग करते हैं। जिसके बाद वो ली चुन की सोड को बाहर फेंक देता है। उसे यांग ने उठा लिया था। अब यांग उससे कहता है कि लिन फेई प्लीज मेरी मदद कीजिए। तो लिन फेई उससे कह रहा था कि अरे यार, तुम उस शराबी के चक्कर में अपना समय क्यों बर्बाद कर रहे हो, तुम उसे यहाँ से भगा दो। जिस पर वो बंदा कहता है कि हम तो वो भी नहीं कर सकते, क्योंकि ली चुन हमारे सिख के सबसे खास लोहार का डायरेक्ट डिसाइपल है। आपको मास्टर अंकल वू तो पता ही होंगे, ये उन्हीं का डिसाइपल है। एल्डर वू का स्टेटस काफी ज्यादा हाई होने की वजह से हम उन्हें इरिटेट नहीं कर सकते। जिस पर लिन फेई कहता है चलो तुम सही टाइम पर आए हो। अब लिन फेई ने ऐसा क्यों कहा ये हमें आगे पता चलेगा। लिन फेई यांग से कह रहा था कि अब इसके आगे जो भी होगा उसे मैं संभाल लूंगा। लिन फेई देखता है कि ली चुन उस बंदे के घर का दरवाजा पीट रहा था। वो कह रहा था मेरी प्यारी युवान, तुम्हें शर्माने की जरूरत नहीं, इसलिए प्लीज अब दरवाजा खोल दो। फिर वो डोर के दरमियान बने गैप से कमरे में झांकने लगता है। वो कह रहा था देखो, तुम्हें मेकअप करने की कोई लोड नहीं, क्योंकि बहुत ही जल्द हम दोनों एक हो जाएंगे। तभी वो देखता है कि युवान अंधेरे में अपनी पावर्स को एक्टिवेट कर रही है। जिसके बाद युवान ने एक ही झटके में ली चुन को दूर फेंक दिया था और फिर वो भी घर के बाहर आ जाती है। उसकी खूबसूरती देखकर ली चुन अपना दर्द भूल जाता है। वो कह रहा था वाह, तुम तो मून गॉडेस जैसी खूबसूरत हो। लिन फेई देखता है कि युवान के हाथ में एक इनेट वेपन है, इसे मूनलाइट सोर्ड कहा जाता था। लेजेंड्स का मानना है कि ये सोर्ड चांद की रोशनी में क्रिएट हुई थी और वो भी तब जब युवान पैदा हो गई। ये सोर्ड मून की तरफ से उसके लिए तोहफा था। लिन फेई को सोर्ड के बारे में ज्यादा जानकारी चाहिए थी, मगर वो तो सोर्ड को छू भी नहीं सकता था। इधर युवान ने अपनी पावर्स दोबारा से एक्टिवेट कर दी थी। तभी यांग लिन फेई से कहते कि सीनियर, अरे आप यहाँ पर बुद्ध बने क्यों खड़े हो, हमें जल्दी से इस बंदी को रोकना होगा। जिस पर लिन फेई कहता है कि अरे यार तुम शांत हो जाओ, मैं हूँ ना, मैं सब संभाल लूंगा। इधर ली चुन दोबारा से युवान के पास पहुँच गया था। वो कहता है यार तुम बहुत खूबसूरत हो, आज तो चांद भी तुम्हारे आगे फीका पड़ गया। जिसके बाद उसे टच करने की कोशिश करता है। इधर लिन फेई भी आगे बढ़ चुका था और उधर से युवान ने ली चुन पर अटैक कर दिया। ली चुन तो उस अटैक से बचने वाला था, मगर ली फेई ने उसको एक लात मार के युवान के अटैक के सामने फेंक दिया, जिस वजह से वो घायल होके नीचे गिर जाता है। इधर यांग कह रहा था कि शुक्र है ऊपर वाले का कि आज किसी की मौत नहीं हुई। अब ली चुन उठ के कह रहा था कि कौन है वो जिसने मुझे पीछे से लात मारी थी। तभी ली फेई उससे कहता है कि ली चुन, ये हमारा युवान
पिक है, ना कि तुम्हारा मोजियान पिक। अगर तुमने दोबारा से युआन को हरेस करने की कोशिश की तो माँ कसम मैं तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ूंगा। उसकी बातें सुनकर ली चुन भड़क गया था। वो ली फेई पर अटैक करते हुए कह रहा था कि तू है कौन बे जो मेरे काम में दखल दे रहा। मगर ली फेई उसके सारे अटैक को डॉज करके सीधा उसे लात मार के गेंद जैसा उड़ा देता है। ली चुन उससे कह रहा था कि लड़के आज तो तू मुझे खत्म ही कर दे, इसी में तेरी भलाई है, क्योंकि अगर मैं जिंदा बच गया तो फिर तू कल का सूरज नहीं देख पाएगा। जिसके बाद वो लिन फेई पर मल्टीपल अटैक्स कर देता है, मगर लिन फेई ने उन सारे अटैक्स को बड़े आराम से डॉज कर दिया था। जिसके बाद वो स्ट्रेचिंग करते हुए कह रहा था कि यार तुम तो पहले बंदे हो जो खुद होकर मौत की भीख मांग रहे हो, मगर अफसोस मुझे तुम्हारी इस रिक्वेस्ट को ठुकराना होगा। ये सुन के ली चुन बहुत ज्यादा गुस्सा हो गया था। जिसके बाद वो अपनी एक्सट्रीम पावर्स को एक्टिवेट कर देता है। लिन फेई ये देखकर कहता है कि यार ये तो कभी नहीं सुधरेगा। जिसके बाद वो एक रॉक पर किक मार के उसे ली चुन पर थ्रो कर देता है और इस मामूली सी चोट से वो नीचे बैठ गया था। लिन फेई कह रहा था चलो अब तो मैं तुम्हारी मरने की इच्छा पूरी कर देता हूँ। तो कहता है मेरे भाई प्लीज रुक जाओ यार। मगर लिन फेई कहाँ रुकने वाला था, अब तो उसे ली चुन को पिटने का बहाना मिल गया था। इसीलिए वो ली चुन पर अच्छे से अपने लात साफ करके लेता है। इसलिए ली चुन उसके आगे हाथ जोड़ के रोते हुए कह रहा था कि मेरे भाई माफ कर दे, मेरे से बहुत बड़ी गलती हो गई जो मैं शराब पीकर यहाँ आ गया। देखो जब भी मैं शराब पीता हूँ ना मुझे कुछ भी होश नहीं रहता कि मैं क्या कर रहा हूँ। तो अब यांग भी लिन फेई को समझाता है कि भाई ये इसकी आखिरी गलती समझ के माफ कर दो, आइंदा से ये बेचारा ऐसा कुछ नहीं करेगा। अगर इसने तुम्हारी कंप्लेंट कर दी तो फिर तुम्हें भी अपने फेलो डिसाइपल को पीटने की सजा मिलेगी। तो मेरे ख्याल से हमने इस झगड़े को यहीं पर खत्म कर देना चाहिए। जिस पर ली चुन कहते हाँ भाई ये बिल्कुल सही बोल रहा, देखो मुझे पीट के तुम सिख के रूल ब्रेक करोगे और फिर तुम्हारा फ्यूचर खराब होगा, तो मेरे जैसे इंसान के लिए तुम क्यों ही बर्बाद हो रहे हो। मगर ये रोना धोना तो बस एक दिखावा था। ली चुन दिल में ही कह रहा था कि कमीने बस एक बार मैं यहाँ से चला जाऊँ, फिर देख मैं कैसे तेरे मास्टर के पास तेरी कंप्लेंट करता हूँ। और तभी ली फेई कहते हाँ यार तुम सही कह रहे हो, मैं क्यों ही तुम्हारे जैसे बंदे के लिए अपना फ्यूचर खराब करूँ, तो अब चलो भागो यहाँ से। तो ली चुन तुरंत ही दुम दबा के भागना शुरू कर देता है, मगर वो कह रहा था कि बस थोड़ी देर रुक जाओ, देखो मैं क्या करता हूँ। ये सुनकर यांग लिन फेई से कहता है कि भाई ये तो गड़बड़ हो गई, अब ली चुन तुम्हारी शिकायत करने वाला है। जिस पर लिन फेई कह रहा था कि वाकई ली चुन मोजियान पिक का डायरेक्ट डिसाइपल है, देखो तो उसे कूट कूट के मेरे हाथ पाँव सूज गए, मगर फिर भी वो इतनी तेजी से भाग गया, मानना पड़ेगा कि उसकी चमड़ी काफी मोटी है। जिस पर यांग कहता है क्या सीनियर आपको तो बस मजाक सूझ रहा, वो कमीना आपके मास्टर के पास आपकी शिकायत करने गया है। तो लिन फेई कहता है मेरे दोस्त तुम डरो नहीं, अगर वो मेरी शिकायत करता भी है तो भी मैं सारा इल्जाम अपने सिर लेने के लिए तैयार हूँ। यांग तो उसकी बातें सुनकर ही कंफ्यूज हो गया था। जिसके बाद वो युवान से कहता है कि सीनियर आप अंदर चली जाओ, मुझे लिन के साथ जाना होगा, और फिर वो लिन फेई के पीछे चला जाता है। इधर युवान कह रही थी कि आज लिन फेई की सोल थोड़ी सी अजीब लग रही है, खैर मुझे इससे क्या करना। जिसके बाद वो भी अपने कमरे में चली गई। इधर हम लिन फेई के मास्टर लियो शिनशाओ को देखते हैं, जिन्होंने एम्बर लैंटर्न को रिपेयर करने की नाकाम कोशिश की थी और इसी चक्कर में उनके सारे स्पिरिचुअल स्टोन लॉस्ट हो गए। और तभी वहाँ पर ली चुन पहुंच जाता है। वो गुस्से में कह रहा था कि शिनशाओ तुम्हारे डिसाइपल ने दूसरे पिक के डिसाइपल को जान से मारने की कोशिश की है, तो तुम्हें इसका एक्सप्लेनेशन देना ही होगा, नहीं तो मैं मेरे मास्टर से बात करके युवान पिक को मिलने वाली सोड के सप्लाई को बंद करवा दूंगा। तुम्हें तो पता ही होगा कि मेरे मास्टर ही हमारे पूरे सिख को तलवारें बना के देते हैं। जिस पर शिनशाओ कहते कि भाई पहला तो ये बताओ कि तुम हो कौन। तो ली चुन उन्हें अपना नाम और पता बता देता है। अब शिनशाओ उससे कहते कि जरा मुझे उस बंदे का नाम बताओ, मगर ली चुन तो शराब के नशे में लिन फेई का नाम ही भूल गया था। वो कहते अरे उसका नाम, रुको मुझे याद करने दो, उसका नाम। और तब तक लिन फेई वहाँ पर पहुँच गया था। वो कहते मास्टर ये तो मेरी ही तारीफ कर रहा था। जिसके बाद लिन फेई अपने मास्टर को ग्रीट करता है। अब यांग तुरंत ही मास्टर को बताने लगता है कि सीनियर इसमें लिन फेई की कोई गलती नहीं, दरअसल ली चुन युवान के साथ बदतमीजी कर रहे थे, तो लिन फेई ने युवान के खातिर ली चुन को कूट डाला, मगर मास्टर को तो इससे कोई लेना देना नहीं था। वो लिन फेई के पास आकर कहते कि मेरे प्यारे बच्चे क्या तुम मुझे थोड़े से पैसे उधार दे सकते हो, मैं थोड़े ही दिनों में तुम्हें तुम्हारे पैसे वापस कर दूंगा। तो लिन फेई उनसे धीरे से कहता है कि मास्टर आपने पिछले मंथ में जो उधारी ली थी वो अभी तक चुकती नहीं की। अरे पिछले महीने का तो छोड़ ही दो, पिछले से पिछले महीने का भी आप पर कर्जा है। तो मास्टर कहते हो अच्छा ऐसी बात है, देखो बच्चे इसमें ना मेरे बुढ़ापे की गलती है,
वो क्या है ना, मैं पैसे तो ले लेता हूँ मगर वापस करना भूल जाता हूँ। तभी ली चुन गुस्से में कह रहा था कि यहाँ पर क्या तमाशा चल रहा है, पहले झगड़े सॉर्ट आउट करो, उसके बाद उधारी मांगती फिरना। इसलिए मास्टर दोबारा से टॉपिक पर आ जाते हैं। वो लिन फेई से कहते कि बताओ क्या तुमने इसकी पिटाई की है। तभी यांग बताने ही वाला था कि लिन फेई की इसमें कोई गलती नहीं, मगर लिन फेई उसे रोकते हुए कहता है कि हाँ मास्टर, मेरे से गलती हो गई, प्लीज आप मुझे सजा दीजिए। ये सुनकर यांग दिल में ही कह रहा था कि अरे बाप रे, ये बंदा तो बहुत ज्यादा ईमानदार है। इधर ली चुन मास्टर को सेक के रोल याद दिलाता है। वो कह रहा था कि फेलो डिसाइपल को जो भी हर्ट करता है उस बंदे को शुआनबिंग केव में कल्टीवेट करने भेजा जाता है। शुआनबिंग केव का नाम सुनकर ही यांग डर गया था क्योंकि वो जगह बहुत ज्यादा खतरनाक थी। वो मास्टर को बताता है कि लिन फेई की कोई गलती नहीं, प्लीज उसे इतनी बड़ी पनिशमेंट ना दे। साथ ही अब उसके मास्टर भी लिन फेई से कह रहे थे कि तुमने ली चुन को इतना क्यों पीटा, तुम्हें पता है ना वो एल्डर वू का डायरेक्ट डिसाइपल है। एल्डर वू हमारे सिख के सभी पिक को वेपन्स प्रोवाइड करते हैं। जिस पर लिन फेई कह रहा था कि हाँ मास्टर, मेरे से बहुत बड़ी गलती हो गई, प्लीज मुझे पनिश करे। मगर मास्टर ऐसा नहीं करना चाहते थे तो उसके सिर पर जोर से मार के कहते कि तुम अपना मुंह बंद रखो, जाओ जल्दी से अपना सामान बांधो, मैं तुम्हें सजा के तौर पर माउंटेन्स में भेजने वाला हूँ, कुछ दिनों तक तुम वहीं पर छुपे रहना। ये सुन के लिन फेई दिल में ही कह रहा था कि शायद मेरे मास्टर पगला गए हैं। इधर ली चुन भी मास्टर पर चिल्ला रहा था। वो कहता है मैं शिकायत करने आया था और तुम तो मेरे ही सामने ली फेई को यहाँ से भगा रहे हो, ऐसे कैसे मास्टर हो तुम। मगर मास्टर उसकी बातों को पूरी तरह से इग्नोर करके लिन फेई से कह रहे थे कि देखो बच्चे, हम गरीब लोग हैं, मेरे पास ज्यादा पैसा नहीं और ना ही हमारी ऊपर तक पहुँच है, तो मैं तुम्हें सजा से बचाने के लिए बस यहाँ से भगा सकता हूँ। मगर ली फेई को तो उस ट्रेजर बॉक्स के लिए किसी भी कीमत पर शुआनबिंग केव में जाना ही था। इसलिए वो कहते मास्टर देखो, मेरे से सच में गलती हो गई, मैंने इस बंदे को बहुत धोया है, जिस वजह से सजा तो मुझे मिलनी चाहिए। ये सुनकर ली चुन कह रहा था देखो, इस डिसाइपल को भी समझ आ रहा है कि उसने गलती की, मगर आप मास्टर हो के भी उसे पनिश नहीं कर रहे। मुझे तो अपनी आंखों पर यकीन नहीं हो रहा कि आपके जैसे मास्टर भी एग्जिस्ट करते हैं। मगर शेनशाह तो उसे फुल टू इग्नोर मार रहे थे, वो तो बस लिन फेई को पनिशमेंट से बचाना चाहते थे। तो लिन फेई कह रहा था मास्टर जरा सोचिए, अगर आज मैं यहाँ से भाग गया तो भी ली चुन आगे चल के मेरे से बदला लेगा और फिर आपको चीफ से डांट मिलेगी, वो अलग बात है। और अगर गलती से भी चीफ ने आपकी तनख्वाह काट दी तो क्या होगा, जरा सोचो मास्टर सोचो। तो मास्टर उससे कहते बच्चे जरा अपने मुंह से अच्छी बातें उगला करो, हमेशा जहर उगलने की क्या जरूरत है, अगर गलती से भी मेरी तनख्वाह कट गई तो मैं तो बर्बाद हो जाऊंगा। तो लिन फेई उनसे कहते मास्टर आप वेपन्स को रिफाइन करने में माहिर हो, मगर आपके पास ज्यादा पैसे नहीं और अगर उसमें भी आपकी सैलरी कट गई तो मुश्किल हो जाएगी, इसलिए मैं आपको इस मसले में बिल्कुल भी फंसाना नहीं चाहता। जिस पर मास्टर पूछते कि फिर तुम क्या करना चाहते हो मेरी जान। तो लिन फेई एम्बर लैंटन की तरफ आगे बढ़ता है। ये देखकर ली चुन को लग रहा था कि वो दोबारा से उसे पीटने आ रहा है, इसलिए वो डर के मारे एक कोने में बैठ जाता है। लिन फेई उससे कह रहा था कि सीनियर आप डरो नहीं, देखो आज जो भी हुआ इसमें सब मेरी गलती है, इसीलिए मुझे सजा के तौर पर शुआनबिंग केव में भेज दो। जिस पर ली चुन कह रहा था कि भाई तेरे को मान गया, तू वाकई बहुत समझदार है, तुम्हें जरूर से शुआनबिंग भेजा जाएगा। लेकिन मास्टर शेनशाह अपने डिसाइपल को मौत के मुंह में भेजने से कतरा रहे थे। वो कहते कि शुआनबिंग केव के अलावा एक और पनिशमेंट है, गलती करने वाले डिसाइपल को एल्डर वू सोर्ड फर्नेस को प्रोटेक्ट करने का काम देते हैं। मेरे ख्याल से लिन फेई के लिए ये सजा सही रहेगी। जिस पर ली चुन कहता है हाँ ये भी ठीक है, जाओ लिन फेई फर्नेस को गार्ड करने के लिए रेडी हो जाओ। तो लिन फेई चुपके से अपने मास्टर के हाथ में कुछ पैसे यानी कि स्पिरिचुअल स्टोन थमा देता है। वो कह रहा था मास्टर ये मेरे पिछले महीने की सेविंग्स है, इसे आप रख लो, मगर प्लीज मुझे उस फर्नेस के पास मत भेजो, वो क्या है ना मुझे गर्मी बिल्कुल भी पसंद नहीं, इससे अच्छी तो मेरे लिए शुआनबिंग केव है। अब मास्टर को तो रिश्वत मिल गई थी, इसलिए वो कहते ठीक है फैसला हो गया, लिन फेई शुआनबिंग केव जाएगा। इधर ली चुन दिल में ही सोचता है कि सोर्ड फर्नेस तो बस गर्म होती है, मगर शुआनबिंग केव में खतरनाक डीमंस है, अगर लिन फेई वहाँ गया तो पक्का मारा जाएगा। ये लिन फेई तो एक नंबर का बेवकूफ है, इसे मरने की इतनी जल्दी है ये मुझे पता नहीं था। जिसके बाद वो कहता है ठीक है इसे शुआनबिंग केव भेज दो। इधर मास्टर धीरे से कह रहे थे कि कुछ लोग तो इतने बेवकूफ होते हैं कि वो अपने मौत का रास्ता खुद ही ढूंढ लेते हैं। अब मास्टर ने लिन फेई के पनिशमेंट का संदेशा चीफ को भेज दिया था। थोड़ी देर बाद चीफ की तरफ से एक बंदा आएगा जो लिन फेई को उस केव की तरफ ले जाएगा। ली चुन का काम तो हो गया था, इसलिए वो वहाँ से चला जाता है। साथ ही मास्टर ने यांग को भी घर जाने के लिए बता दिया था। जिसके बाद लिन फेई के सिर पर जोर से मारते हुए कह रहे थे कि मुझे पता है तुम शुआनबिंग केव किसी खास मकसद से जाना चाहते हो, देखो वहाँ जाके तुम्हें जो करना है वो करो, बस जिंदा वापस आ जाना, समझ गए तुम। और अब मुझे आ रही है जोरों की नींद, इसलिए तुम यहाँ से दफा हो जाओ। तो लिन फेई उन्हें कह रहा था कि मास्टर मैंने सुना है कि शुआनबिंग केव में घना अंधेरा है, तो क्या मैं आपका लैंटर्न वहाँ पर ले जा सकता
हूँ। जिस पर मास्टर कह रहे थे कि पता नहीं तुम्हें ये कचरा क्यों चाहिए, खैर तुम ये ले जा सकते हो, अब जल्दी से यहाँ से फूट लो। अब थोड़ी देर बाद सॉन्ग टियानशिंग लिन फेई के घर की तरफ जा रहा था। दरअसल यही उसे केव में ले जाने वाला था। वो खुद से ही कहते कि लिन फेई मुझे पूरा यकीन है कि फिलहाल तुम डर के मारे कांप रहे होंगे, मगर तुम चाहे मेरे सामने कितने भी रिक्वेस्ट करो, मैं तुम्हें धक्के मार के यहाँ से लेके जाऊंगा। और तभी लिन फेई डोर ओपन कर देता है। वो टियानशिंग से कह रहा था कि यार तुम कहाँ थे, कितनी देर लगा दी तुमने, मैं कभी से तुम्हारा इंतजार कर रहा था, चलो अब जल्दी से मुझे अरेस्ट करो। टियानशिंग ये देख कर कंफ्यूज हो गया था। उसने पहली बार किसी को सजा के लिए इतना बेकरार होते हुए देखा था। अब लिन फेई अपनी सूट उसके हवाले करके खुद ही खुद को अरेस्ट कर लेता है। वो आगे बढ़ते हुए कह रहा था कि चलो मियाँ, वहाँ क्या कर रहे हो, हमें श्वेनबिंग केव जाने के लिए देरी हो रही। इधर टियानशिंग सोच रहा था कि अरे यार इस बार भी मेरे डायलॉग काम नहीं आए, ये बंदा तो एकदम बिंदास थे, जाने दो, वैसे भी श्वेनबिंग केव में एंटर करते ही इसकी फटने वाली है। तो अब अगले ही दिन ये लोग श्वेनबिंग केव के एंट्रेंस के पास पहुँच जाते हैं। वो जगह देखते ही लिन फेई को अपने पिछले जन्म की बातें याद आती है। वो अपने मास्टर के लिए आइसक्रीम लेकर आया था, तो दोनों मिलकर आइसक्रीम के मजे लेने लगते हैं। मास्टर ने ऐसी चीज पहली बार खाई थी। वो कहते अब नेक्स्ट टाइम तुम मुझे कब आइसक्रीम खिलाओगे। तो लिन फेई उन्हें मसाज देते हुए कह रहा था कि मास्टर अगर आपको आइसक्रीम खानी है तो आपको मेरे लिए वेपन रिफाइनिंग के बुक्स लाने पड़ेंगे। अगर आपने मेरा ये काम कर दिया तो मैं आइसक्रीम के साथ साथ आपके लिए अच्छी क्वालिटी की शराब भी लाऊंगा। ये सुनकर मास्टर हंसने लगते हैं। वो कहते कि भले ही तुम मार्शल आर्ट नहीं सीख सकते, मगर तुम दूसरे कामों में माहिर हो, जैसे कि किसी को मस्का लगाना। और अब वो दोनों भी जोर जोर से हंसने लगते हैं। जिसके बाद कहानी फिर से प्रेजेंट टाइम में आ जाती है। लिन फेई कह रहा था कि इतने साल बीत गए मगर ये जगह तो जैसी की वैसी है। तभी टियानशिंग उसके मुंह के सामने आकर कहते चलो भाई और बहादुर बनने का नाटक कर लो, अभी तुम्हारे पास तो मौका है, क्योंकि अंदर जाने के बाद पक्का तुम अपनी पतलून गीली करोगे, इस बात की मुझे 100% गारंटी है। जिसके बाद ये दोनों भी केव में एंटर करते हैं। वहाँ पर रखी हुई मशाल इनके आते ही अपने आप जलने लगती है। अब टियानशिंग लिन फेई को बता रहा था कि भाई तुम पहली बार यहाँ आए हो, इसलिए शायद तुम्हें पता नहीं होगा, दरअसल ये जगह बहुत डरावनी है, यहाँ पर हमेशा ठंड रहती है, क्योंकि पाताल की दुनिया की इन रिवर यही से बहती है। अगर मैं यहाँ पर पहरा देने का काम नहीं करता तो न जाने कितने ही मॉन्स्टर्स हमारी दुनिया में घुस जाते। अगर सच बताऊं, लेकिन लिन फेई तो उसकी बातों पर ज्यादा तवज्जो नहीं देता, इसलिए टियानशिंग दूसरी साइड से आकर उसे डराते हुए कह रहा था कि ये जगह एक जहन्नुम है। उसके चिल्लाकर बात करने से उसे खांसी तक आ गई, मगर लिन फेई नहीं डरता। वो कहते हैं अगर तुम्हें यहाँ पर डर लग रहा है तो तुम यहाँ से जा सकते हो। जिस पर टियानशिंग कह रहा था कि मुझे डर नहीं लग रहा बेवकूफ, मैं तो तुम्हें समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि तुम बहुत बड़ी मुसीबत में फंस चुके हो। श्वेनबिंग केव हमारी दुनिया की 10 फॉरबिडन जगहों में से एक है। जिस पर लिन फेई कहता है कि ना, ये जगह डरावनी नहीं बल्कि शांत और ब्यूटीफुल है। ये सुन के तो टियानशिंग पागल हो गया था। वो कहता है प्लीज यार बहादुर बनने का नाटक बंद कर देना, मगर लिन फेई तो अपने मजे में था। अब थोड़ी देर बाद ये लोग श्वेनबिंग केव में पहुंच चुके थे। टियानशिंग लिन फेई से कह रहा था कि नजदीक एक कैंप है, तो आज की रात हम वहीं पर आराम करेंगे और फिर अगले ही दिन तुम मॉन्स्टर्स को मारने ही चले जाना। और याद रखो तुमने हर दिन लगभग 10 मॉन्स्टर्स को मारना ही होगा, नहीं तो तुम्हें माइंस में काम करने भेजा जाएगा। जिस पर लिन फेई कहता है कि अभी भी यहाँ पर कुछ मॉन्स्टर्स होंगे, तो मैं अभी जाके उन्हें खत्म कर देता हूँ। तो टियानशिंग उससे कह रहा था कि मैंने आज तक ऐसे किसी बंदे को नहीं देखा जो फाउंडेशन बिल्डिंग रेलम पर होने के बावजूद भी इतना घमंडी है। मेरे भाई मैं समझ गया हूँ कि तू मरना चाहता है, लेकिन मरने की इतनी भी जल्दी नहीं होनी चाहिए यार। अब प्लीज मेरी बात मान जाओ और मेरे साथ चलो। जिस पर लिन फेई कहता है कि मेरी फिक्र करने के लिए शुक्रिया। अब तो टियानशिंग ने भी अपना सिर पकड़ लिया था। वो कहते ठीक है यार, अब मैं तुम्हें केव में ही लेके जाता हूँ। जिसके बाद ये लोग इन रिवर के पास पहुँच गए थे। वहाँ जाते ही टियानशिंग ने उसके हाथ खोल दिए। वो कह रहा था कि अगर मर गए तो मुझे ब्लेम मत करना। जिस पर वो कहते हैं हाँ भाई अब तुम यहाँ से चले जाओ। तो टियानशिंग गुस्से में वहाँ से जाने लगता है। वो कह रहा था कि इतना घमंडी बंदा मैंने पूरी लाइफ में नहीं देखा, जाने दो ये मर भी गया तो मुझे क्या। जिसके बाद वो लिन फेई को उसकी सोड देकर वहाँ से चला जाता है। लिन फेई कह रहा था कि मैं यहाँ बस टियानशिंग और ली चुन की वजह से पहुँच पाया हूँ, वाकई ये दोनों भी बहुत अच्छे बंदे हैं। जिसके बाद उस जगह को एक्सप्लोर करने लगता है। उसे पता था कि एक डीमन उसे फॉलो कर रहा है, मगर वो एकदम रिलैक्स था। वो
वो कहता है कि पहला मैं इस डीमन को अपने पास आने दूंगा और फिर मैं इसे बताता हूँ कि असली शिकारी कौन है, वो या फिर मैं। तब तक उस स्नेक डीमन उसके पास आ गया था तो लिनफी तुरंत ही उस पर हमला कर उसे खत्म कर देता है, जिसके बाद उस 20 पिल को रिफाइन करके एक वेसल में कलेक्ट कर लेता है। वो हमें बताता है कि बस यही के मॉन्स्टर्स में अंडरवर्ल्ड की डेथ एनर्जी पाई जाती है, मगर हम इस डेथ एनर्जी को एसेंस में कन्वर्ट करके इससे काफी अच्छे वेपन्स रिफाइन कर सकते हैं। जिसके बाद लिनफी अपना सफर जारी रखता है। रास्ते में उसका सामना कई सारे स्नेक डीमन से हो गया, जिन्हें वो बारी बारी खत्म कर रहा था, मगर थोड़ी देर बाद उस पर मॉन्स्टर्स का पूरा के पूरा झुंड हमला कर देता है, जिन्हें लिनफी मल्टीपल सोर्स क्रिएट करके मार रहा था। लेकिन डीमंस की तादाद बहुत ज्यादा थी, जिस वजह से लिनफी उनके सामने कमजोर पड़ गया। अब उसने एक डीमन उसे खत्म करने ही वाले थे कि तभी टियानशिंग की नींद खुल जाती है। दरअसल उसने सपना देखा था कि लिनफी की जान खतरे में है। वो कहता है कि भले ही लिनफी पागल है, मगर वो बंदा मरना डिजर्व नहीं करता ना, मैं उसे ऐसे ही मरने नहीं दूंगा। इसीलिए टियानशिंग अपनी जान की परवाह न करती हुई लिनफी को बचाने के लिए केव में पहुंच जाता है। वो देखता है कि वहाँ पर कई सारे स्नेक डीमन मरे पड़े हैं, जिन्हें देखकर वो बहुत ज्यादा डर गया था। वो लिनफी को आवाज देकर कह रहा था कि मैं आ गया हूँ, और तभी उसे वहाँ पर एक रोशनी नजर आती है। वहीं पर लिनफी था। वो खुद से ही कह रहा था कि मेरे मास्टर कब से इस लैंटर्न को रिपेयर करने की कोशिश कर रहे थे, और देखो मैंने यहाँ का एसेंस इकट्ठा करके इसे चालू कर दिया, अभी लैंटर्न अच्छे से काम करेगा। तभी टियानशिंग उसे जोर से आवाज देता है। लिनफी उसे वहाँ देखकर थोड़ा सा कंफ्यूज था। वो कह रहा था अरे तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो, मगर टियानशिंग तो उन डीमंस की लाशें देखकर ही हैरान था। और उससे पूछता है कि क्या तुम्ही ने इन सबको मारा है, और तभी रिवर से स्नेक डीमन लॉर्ड बाहर आ जाता है। टियानशिंग कह रहा था कि ये स्नेक डीमन लॉर्ड बहुत ही ज्यादा पावरफुल होते हैं, और ये तो कल्टीवेशन के 8वीं लेवल को भी पार कर चुका है, मगर ये रिवर के इस हिस्से में कभी नहीं आते, तो भला आज इस आप यहाँ पर क्यों आया होगा। जिस पर लिनफी बताता है कि शायद इसने ब्लड को स्मेल किया होगा। टियानशिंग कहता है कि अब इसे खत्म करने के लिए हम दोनों को मिलकर काम करना होगा, मगर इससे पहले लिनफी ने जाकर उसने एक डीमन के सारे अटैक को डॉज करके उसे एक ही झटके में खत्म कर दिया था। ये सब देखकर तो टियानशिंग को अपनी आंखों पर यकीन नहीं हो रहा था। इधर लिनफी ने 20 पिल को भी कलेक्ट कर लिया। वो कहता है कि ये बाकी पिल्स के मुकाबले बहुत ज्यादा पावरफुल है, मगर टियानशिंग सोच रहा था कि ये बंदा इतना पावरफुल कैसे हो सकता है। उस दिन भी बुक पवेलियन में इसने मेरे घोस्ट लेयर को डॉज कर दिया था, और अब एक ही झटके में इस बंदे ने स्नेक डीमन लॉर्ड को निपटा दिया। शायद ये कमाल लिनफी की सोड का है। इसका नसीब बहुत अच्छा है कि इसे इतनी पावरफुल सोड मिल गई। शायद ये तलवार एक मैजिकल वेपन है। अब टियानशिंग के दिल में लालच आ गया था। वो कहते लिनफी मैं तुम्हारा सीक्रेट जान चुका हूँ। ये सुनकर लिनफी भी थोड़ा सा शॉक था। वो सोचता है कि शायद इस बंदे ने गेस कर लिया है कि मैं ओरिजिनल लिनफी नहीं हूँ। इधर टियानशिंग कह रहा था कि तुम्हारा सीक्रेट मुझे कैसे पता चला, इसके बारे में ज्यादा मत सोचो, मैं तो पहले से ही जीनियस हूँ, बिना बताए ही लोगों की सीक्रेट जान जाता हूँ। अगर तुम नहीं चाहते कि तुम्हारा ये राज किसी को पता चले तो तुम्हें अपनी सोड मुझे देनी होगी, और ये लो तुम मेरी सोड रख सकते हो। ये सुनकर लिनफी की जान में जान आ गई थी। वो सोचता है कि अरे इस बंदे को तो कुछ भी पता नहीं, शायद मैंने ही कुछ गलत समझ लिया होगा। जिसके बाद वो टियानशिंग से कहता है कि भाई तुम्हारी बातें मेरी समझ नहीं आती, खैर अब मैं देखता हूँ कि तुम मेरी सोड से क्या उखाड़ लोगे। और तभी वहाँ पर एक और स्नेक डीमन पहुंच जाता है। टियानशिंग उससे कहता है कि भाई साहब आप तो बड़े ही सही टाइम पर आए हो। जिसके बाद उस पर हमला करने चला जाता है। उस सांप से कह रहा था कि मैं तुम्हें अभी मेरी मैजिकल सोड का मजा चखाऊंगा, मगर उस स्नेक से टकराते ही वो सोड टूट गई थी। उस सांप भी टियानशिंग के मजे ले रहा था। टियानशिंग उस सांप को बता रहा था कि भाई ये मैजिकल वेपन था, मगर ये इतनी जल्दी कैसे टूट गया। तो जवाब के तौर पर उस स्नेक डीमन उस पर अपनी पावर्स रिलीज कर रहा था। टियानशिंग उससे कह रहा था कि मैंने सुना है कि स्नेक डीमन लॉर्ड को अपने शिकार के आते खाने में बहुत ज्यादा मजा आता है, शायद आज मेरे भी इंटेस्टाइन गायब हो जाएंगे। इतना कहकर वो जोर जोर से रोने लगता है। तभी लिनफी तुरंत ही जाकर 2 ही स्लैश में उस सांप का काम तमाम कर देता है। ये सब देखकर टियानशिंग को तो अब लिनफी से भी डर लग रहा था। जिसके बाद लिनफी टियानशिंग का खून चेक करता है, वो तो प्योर यांग ब्लड था। तो लिनफी कहता है कि अब मैं समझ गया यहाँ पर इतने खतरनाक डीमन लॉर्ड क्यों आ रहे हैं। जिसके बाद वो टियानशिंग की तरफ देख के इवल स्माइल करता है। अब अगले सीन में हम देखते कि लिनफी ने टियानशिंग को एक चट्टान से बांध दिया था। टियानशिंग उसे गालियां देते हुए कह रहा था कि कमीने छोड़ दे मुझे, मगर लिनफी कहते हैं ना भाई ऐसा तो होने से रहा, देखो तुम्हारा खून प्योर यांग से बना है और ये तो इन सांपों का फेवरेट फूड है, तो अगर मैंने तुम्हें चारे जैसा यूज नहीं किया फिर तो तुम्हारे खून की बेइज्जती होगी। और तभी वहाँ का पानी अचानक से बढ़ने लगता है, जिसमें बेचारा टियानशिंग पूरी तरह से डूब गया था। लिनफी समझ गया था कि अगला शिकार वहाँ पर आ चुका है,
मगर इस बार का सांप बहुत ज्यादा बड़ा था, क्योंकि ये डीमन किंग था जो टियानशिंग को पानी से बाहर फेंक देता है, जिससे बेचारा टियानशिंग तो बेहोश हो गया। लिन फेई को रियलाइज होता है कि शायद उसने गलती कर दी है, क्योंकि वो पाइथन डीमन किंग था। उसकी आंखें लेजर जैसी लाइटें मार रही थी। अब लिन फेई उससे फाइट करना छोड़ के टियानशिंग को उठाकर वहाँ से भागना शुरू कर देता है, क्योंकि उसे पता था कि वो इस सांप का मुकाबला नहीं कर सकता। मगर उस सांप अपनी पूंछ पटक के इन दोनों को नीचे गिरा देता है, तो लिन फेई जल्दी से उस पर स्लैश अटैक कर देता है, मगर उस सांप पर उसका ज्यादा असर नहीं हो रहा था। तो लिन फेई वहाँ से भागने लगता है। वो सांप भी उसका बड़ी ही तेजी से पीछा कर रहा था और अब वो उसके एकदम करीब आ जाता है। लिन फेई इंतजार कर रहा था अपनी मौत का, मगर वो सांप तो उसका लाड करना शुरू कर देता है। लिन फेई इससे तो बहुत ज्यादा कंफ्यूज हो गया था और तभी उसे उसके माथे पर एक मार्क दिखता है और यही से उसे 3000 साल पहले की बातें याद आती है। एक दिन लिन फेई को जंगल में एक सांप का बच्चा मिला था। उस सांप का बच्चा उसे देखकर बड़ी ही प्यारी स्माइल कर रहा था। जब भी लिन फेई प्रैक्टिस करता, वो सांप का बच्चा उसके लिए खाना लेके आता था। तो एक दिन लिन फेई उससे कहता है कि शायद तुम मुझे बहुत प्यार करते हो, क्या तुम मेरे बनोगे? जिस पर वो बच्चा अपनी मुंडी हिलाकर हाँ बोल रहा था। तो लिन फेई उसके माथे पर अपना मार्क लगा देता है। वो कह रहा था, बच्चे अब तुम चाहकर भी मुझसे दूर नहीं जा सकते, क्योंकि तुम मेरे बन चुके हो। ये सुनकर तो सब खुशी के मारे इधर उधर भाग रहा था, जिसे देखकर लिन फेई को बहुत ज्यादा हंसी आती है। मगर फिर एक दिन ऐसा भी आया जब लिन फेई के सारे साथी जंग में मारे गए। वो बहुत ज्यादा रो रहा था। वो कहता है कि डीमन एम्परर ने मेरे सेक्ट के 518 लोगों को मारा है। वो लोग मेरी फैमिली थे, इसलिए मैं उनका बदला जरूर लूंगा। जिसके बाद वो अपने सेक्ट को छोड़कर वहाँ से निकल पड़ता है। सांप का बच्चा वहीं पर उसका इंतजार कर रहा था। लिन फेई ने उसका नाम शाओ शाओ रखा था। वो कहता है, मेरी जान, मैं यहाँ से दूर जा रहा हूँ, लेकिन मेरे पास तुम्हारे लिए एक टास्क है। मैंने मेरा ट्रेजर श्वानबिंग केव में छुपाया है, तो तुम उसे प्रोटेक्ट करना और मेरे आने तक अच्छे से प्रैक्टिस करो। मैं जल्द ही तुम्हारे पास वापस आ जाऊंगा। और अब कहानी फिर से प्रेजेंट टाइम में आ जाती है। लिन फेई शाओ शाओ को बाहों में लेकर कह रहा था कि मैं वापस आ गया हूँ, तुम्हें इतने सालों तक मेरा इंतजार करना पड़ा, इसके लिए मैं माफी चाहता हूँ। और तभी अचानक से शाओ शाओ को तकलीफ होने लगती है। दरअसल शाओ शाओ अपने ट्रांसफॉर्मेशन को रोकने के लिए काउंटर मूव का यूज कर रहा था। ये देखकर लिन फेई उससे कह रहा था कि तुम जानबूझकर ट्रांसफॉर्मेशन में नहीं गए और इसी वजह से तुम्हारा लुक ज्यादा चेंज नहीं हुआ। तुम्हें डर था कि ट्रांसफॉर्मेशन में जाने के बाद तुम गहरी नींद में सो जाओगे और फिर तुम्हारी मेरे से मुलाकात नहीं हो पाएगी। तुम वाकई मुझसे बहुत ज्यादा प्यार करते हो। जिसके बाद वो इमोशनल होके कह रहा था कि तुम एक नंबर के बेवकूफ हो। ये बॉडी तुम्हारे पावर्स को ज्यादा टाइम तक होल्ड नहीं कर पाएगी, तो प्लीज जाकर ट्रांसफॉर्मेशन स्टार्ट कर दो। मैं तुम्हें ऐसे तकलीफ में नहीं देख सकता। मगर शाओ शाओ उससे दूर जाने से मना कर देता है। तो लिन फेई कहता है कि हाँ, लोग तो सही कहते हैं, जब सांप बड़े होते हैं वो अपने मास्टर का कहना नहीं मानते। तुम अब मेरे से भी ज्यादा पावरफुल हो और इसी वजह से तुम मेरी बात नहीं मान रहे। तो शाओ शाओ नाराज होकर उसे नीचे गिरा देता है। लिन फेई को उसकी हरकतों पर प्यार आ रहा था, जिसके बाद वो शाओ शाओ के पास जाकर कह रहा था कि देखो तो तुम कितने बड़े हो गए हो, अब तो मैं तुम्हें चाहकर भी मेरे साथ नहीं ले जा सकता, लेकिन अगर तुम एक ह्यूमन फॉर्म में ट्रांसफॉर्म हो जाओ फिर हम दोनों हमेशा साथ रह सकते हैं। और अब जाके शाओ शाओ ने उसकी बात मान ली थी। लिन फेई उससे कहता है कि वेरी गुड, अब तुम खुद को ट्रांसफॉर्म कर लो और मेरी फिक्र नहीं करो, अब इंतजार करने की बारी मेरी है। तुम जब तक जाग नहीं जाती तब तक मैं तुम्हारा इंतजार करूंगा, चाहे इसमें कितने भी साल क्यों न लग जाए। जिसके बाद शाओ शाओ उसे अलविदा कहकर वहाँ से चला गया था। लिन फेई कहता है, इस बंदे को तो मैं भूल ही गया। जिसके बाद लिन फेई अपनी पावर्स का यूज करके उसकी ऑरा चेक करता है। टियानशिंग के अंदर कोई डिमोनिक ऑरा मौजूद नहीं थी, जिस वजह से लिन फेई अब पूरी तरह से कंफर्म हो गया था कि ये बंदा डीमन एम्परर तो बिल्कुल नहीं। जिसके बाद लिन फेई ने उसे टियानशिंग पीक पर पहुंचा दिया। टियानशिंग अभी भी थोड़ा कमजोर था और उसके पास उसका सीनियर वांग लिन बैठा हुआ था। वो टियानशिंग के सिर पर हाथ फेरा रहा था कि तभी उसे होश आ जाता है। वो डीमन किंग कह के चिल्ला देता है। जिसके बाद वांग लिन को बता रहा था कि सीनियर, इन रिवर में मैंने बहुत बड़ा डीमन किंग देखा, आप जल्दी से जाकर लीडर को इसकी खबर करो। मगर वांग लिन ने उसे एक जोरदार चमाट मार दी। तो टियानशिंग उन्हें रोते हुए पूछ रहा था कि ये थप्पड़ किस लिए थी। जिस पर वांग लिन कहता है कि लिन फेई ने हमें सब कुछ बता दिया कि तुम डीमन किंग के आगे डर के मारे बेहोश हो गए, तुम इतने डरपोक कैसे हो सकते हो। जिस पर टियानशिंग कहते हैं, डरपोक और वो भी मैं? ना बिल्कुल नहीं, मैं अभी जाकर उस डीमन किंग को मार सकता हूँ। जिस पर वांग लिन कहती कि नहीं, इसकी कोई जरूरत नहीं, देखो तुम ज्यादा पावरफुल नहीं हो, ये बात मैं अच्छे से जानता हूँ, मगर
अपनी इज्जत बचाने के लिए चीजों को बढ़ा चढ़ा कर बताना गलत बात है। हमारे सिख के 90% डिसाइपल ऐसी ही हरकतें करते हैं। टियानशिंग, हमारे मास्टर, मुझे तुमसे बहुत उम्मीदें हैं। तुम डीमंस को मार सकते हो, लेकिन उसके लिए तुम्हें थोड़े से तजुर्बे की जरूरत है। इस बार का एक्सपीरियंस तुम्हारे आगे चल के काम आएगा। जिस पर टियानशिंग कहता है कि सीनियर प्लीज मेरा यकीन करो, मैं डर के मारे बेहोश नहीं हुआ था। मगर वांग लिन उसकी बातों पर यकीन नहीं कर रहा था। वो कहता है कि जल्द ही रिले असेंबली होने वाली है, इसके लिए तुम तैयार रहना। इतना बताकर वो वहाँ से चला जाता है। टियानशिंग कह रहा था कि लिन फेई, तुमने जानबूझकर मेरे सीनियर को झूठ बताया कि मैं सांप को देखकर बेहोश हो गया। मैं तो पानी में डूबने की वजह से बेहोश हो गया था। जिसके बाद वो सोचने लगता है कि आखिर लिन फेई ने झूठ क्यों बोला होगा। वो कहता है कि मेरे ख्याल से उसने डीमन के साथ कोई डील की है और इसी वजह से वो इतना ज्यादा पावरफुल बन गया। उसके पास कोई ना कोई ट्रिक जरूर है और शायद वो डीमन किंग भी लिन फेई से मिलने आया होगा, लेकिन मेरे वहाँ होने की वजह से वो लोग डिस्टर्ब हो गए। लेकिन अब मेरे पास इस बात का कोई सबूत नहीं और इसी वजह से लिन फेई ने मेरे सीनियर को झूठ बोल दिया। मगर लिन फेई, जब तक मैं जिंदा हूँ तब तक तुम सोड इंक्वायरी सेक्ट को कोई नुकसान नहीं पहुँचा सकते। मैं तुम्हारे खिलाफ सबूत जरूर ढूंढ लूंगा। अब मुझे मेरे मास्टर से मून डेज को उधार लेनी होगी। जिसके बाद हमें ईगल बिग पहाड़ी दिखाई जाती है। लिन फेई उसी तरफ जा रहा था। अब वो डीमन से बचने के लिए नेदर वर्ल्ड की डेथ एनर्जी का यूज करके अपने आसपास एक सर्कल बना लेता है। इस टेक्निक की वजह से उसे लो लेवल के डीमंस देख नहीं सकते थे। अब वो बिना आवाज करे आराम से उन डीमंस के बीच में से गुजर रहा था। लेकिन तभी लिन फेई देखता है कि वहाँ पर एक पोर्टल ओपन हो रहा है और फिर उसमें से टियानशिंग सीधा उसके सामने आके धड़ाम से गिर जाता है। लिन फेई कहता है कि वाकई ये बंदा मेरी पूछ है, जहाँ भी मैं जाता हूँ वहाँ पर ये आ जाता है। तभी टियानशिंग उससे कहता है कि लिन फेई, तुम कैसे हो ये मैं जान चुका हूँ। मगर फिर वो साइड में देखता है, वहाँ पर तो ढेर सारे डीमंस थे, इसलिए वो चिल्लाना शुरू कर देता है। तो लिन फेई ने तुरंत ही उसे अपनी शील्ड में खींच लिया था। वो कहते चुपचाप से इसके अंदर रहो, अगर बाहर गए तो खेल खत्म होगा। इसलिए टियानशिंग उसकी बात मान लेता है। दरअसल वो मुंडिस की मदद से यहाँ आ गया था। वो लिन फेई से कहता है कि तुम पागल हो क्या, तुम ईगल बिग पहाड़ी पर क्यों जाना चाहते हो। जिस पर लिन फेई कह रहा था कि भाई ये मेरा फैसला है और तुम मुझे फॉलो करके यहाँ क्यों आ गए। जिस पर टियानशिंग कहता है कि मैं तो तुमसे सवाल पूछने आया हूँ, बोलो तुम्हारे और डीमन किंग के दरमियान क्या डील हुई। तुम अपने सिख को धोखा देकर यहाँ आए और फिर तुमने डीमन किंग का सील ब्रेक कर दिया। लिन फेई कंफ्यूज था कि कहीं ये शाओ शाओ के बारे में तो बात नहीं कर रहा। तो लिन फेई उससे पूछता है कि भाई तुम कौन से सील की बात कर रहे हो। जिस पर टियानशिंग उसे एक कहानी बताने लगता है। वो कहते हैं हजारों सालों पहले एक स्नेक डीमन था। वो इल्यूजन क्रिएट करने में माहिर था। उसने हजारों डीमंस पर इल्यूजन्स का यूज करके जीत हासिल की और फिर उसने इन रिवर में मौजूद 12 डीमन किंग को अपनी साइड कर लिया। वो सभी उसके गुलाम बन गए और वो स्नेक डीमन बन गया उनका राजा। इतना ही नहीं, वो तो हमारी सोड इंक्वायरी सेक्ट पर भी कब्जा करना चाहता था। तो हमारे फॉर्मर लीडर शिफा ने उन 12 डीमन किंग को एक ही रात में खत्म कर दिया। साथ ही उन्होंने अपनी सोड ऑरा का यूज करके उस पावरफुल डीमन किंग को भी ईगल बिग पहाड़ के नीचे सप्रेस कर दिया। ये कहानी सुनकर लिन फेई समझ गया था कि ये बंदा शाओ शाओ की बात नहीं कर रहा, ये तो कोई और ही सांप है। अब टियानशिंग उससे कहता है देखो लिन फेई, तुम भले ही थोड़े अकड़ू और घमंडी हो, मगर तुम दिल के बुरे नहीं हो। बुराई कभी भी अच्छाई पर जीत हासिल नहीं कर सकती। हम दोनों एक ही सेक्ट के डिसाइपल हैं, तो मैं तुम्हें सही राह पर लाना चाहता हूँ। उस डीमन किंग के साथ की हुई डील को ब्रेक कर दो। जिस पर लिन फेई कहता है यार एक बात बताओ, तुम पागल हो क्या, भला मैं डीमन के साथ टीम अप क्यों होऊंगा, और अगर ऐसा होता तो तुम अभी तक जिंदा नहीं होते। समझ गए तुम। ये सुनकर टियानशिंग सोच रहा था कि अरे यार शायद मैंने बेवजह इस पर शक किया। और तभी ये लोग देखते कि थोड़ी दूरी पर एक तेज लाइट आसमान में जा रही है। दरअसल एक खास ट्रेजर यानी कि द एसेंस ऑफ यीन था। टियानशिंग उसे देखकर कह रहा था कि इस मटेरियल का यूज करके सबसे खास मैजिकल इंस्ट्रूमेंट बनाए जा सकते हैं। जिस पर लिन फेई कहता है कि भले ये ट्रेजर खास हो मगर हम बाहर नहीं जा सकते। लेकिन लालची टियानशिंग तुरंत ही भागना शुरू कर देता है। वो चिल्ला चिल्ला के कह रहा था कि एसेंस ऑफ यीन मेरा है। उसकी आवाज सभी डीमंस ने सुन ली थी तो उसे घेरने लगते हैं। इधर लिन फेई भी उसे बचाने के लिए भागने लगता है। टियानशिंग तो रास्ते में आने वाले सभी डीमंस को काट रहा था। साथ ही वो लिन फेई के साथ भी फाइट करना शुरू कर देता है क्योंकि वो डीमन किंग ने बनाए हुए इल्यूजन में फंस गया था। उसे कुछ भी समझ नहीं आ रहा था कि वो एग्जैक्टली क्या कर रहा है। तभी लिन फेई अपनी पावर से सीधे उसके माइंड पर हिट करता है। वो कहता है टियानशिंग होश में आ जाओ। तो वो उसकी पावर की वजह से इल्यूजन से बाहर आ गया था। मगर अब इनके सामने एक नई मुसीबत थी। स्नेक डीमंस ने इन्हें चारों ओर से घेर लिया था। और इसी के साथ ये जबरदस्त एपिसोड यहीं पर एंड हो जाता है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बाय बाय।